हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेन और एडवांस्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी चैप्टर्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। इसीलिए स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफी आइडिया तो आप लोगों को 10th तक ऑलरेडी होता है। इस वाले वीडियो में हम सिर्फ उसी को रिवाइज करेंगे। एक दो चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं ऑब्वियसली जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, बट इट इज गोइंग टू बी अ सिंपल लेक्चर टुडे। क्विक रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए भाई, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। ये सब तो हमको ऑलरेडी पता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स इसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। आर कॉस थीटा कैसे आया भाई? ये जो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस वो आर है, और ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन सेगमेंट बना रही है वो थीटा है। तो ये जो है ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया, y इक्वल टू उसी तरीके से आर साइन थीटा हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। दो पॉइंट से a और b ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b विल बी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा इसका प्रूफ होता है, पाइथागोरस थ्योरम से इजीली आ जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? 7 और -1। जिन लोगों का आंसर सिर्फ 7 आया है, आप लोग स्क्वायर रूट लेते टाइम प्लस माइनस भूल गए हैं। मत करो भाई ऐसा। जिन लोगों के दोनों आंसर आ गए सॉल्यूशन को स्किप करिए, सिंपल सा प्रॉब्लम है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रूट के अंदर आएगा इक्वल टू 5 होगा। स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ, तो ये 25 हो जाएगा। इधर से रूट हट जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 9, तो ये बन गया 16। यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा। जिन लोगों ने ये -4 भूल गए हैं उनका ऑब्वियसली ये आंसर -1 नहीं आएगा, लेकिन वो कॉम्पनसेट हो जाएगा जब आपको मार्क्स मिलेंगे -1। लोल फनी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज सेक्शन फॉर्मूला। आई एम श्योर कि ये भी आप लोगों ने 10th तक पढ़ रखा है। शायद ये एक्सटर्नल डिवीजन नहीं पढ़ा होगा, बट चलिए मैं समझा देता हूं फिर भी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स डिवाइडिंग, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो कोई पॉइंट ऐसा जो इनको इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। वही सेम कहानी y कोऑर्डिनेट के साथ। और एक्सटर्नल डिवीजन में यहां पर ये माइनस आ जाएगा बीच में। क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब, मैं समझाता हूं आराम से, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो भाई ये तो अपनी लाइन सेगमेंट ए बी हो गई। ये जो पॉइंट पी है ये ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n इंटरनली। इंटरनली मतलब ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। और यहां पर ये जो पॉइंट Q है वो क्या कर रहा है? वो भी ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m/n। कैसे? AQ अपॉन BQ, ये हो रहा है रेशियो m/n के इक्वल। ये एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि Q जो है वो ये लाइन सेगमेंट AB के बाहर है, और P वाला जो पॉइंट है वो बीच में है, इसलिए वो हो गया इंटरनल डिवीजन।
अगर अभी भी समझने में दिक्कत हो रही है कि क्या होता है एक्सटर्नल का मतलब, तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिख लिया है। जैसे मान लो कि भाई ए बी की जो लेंथ है वो 16 है, मतलब ए पी को मैंने ले लिया 10, पी बी को मैंने ले लिया 6, तो ये पूरी लेंथ 16 हो गई। और ये जो रेशियो है ए पी अपॉन पी बी वो हो जाएगा 10/6 मतलब 5/3। अब मैंने ये पॉइंट क्यू ए से लिया है 40 डिस्टेंस पर, तो ए बी अपने पास 16 थी और ए क्यू अगर 40 है तो बी क्यू कितना हो जाएगा 24। अभी भी आप अगर इसका रेशियो निकालोगे तो 40:24 दैट विल अगेन कम 5/3। तो रेशियो जो है वो दोनों ही केस में 5/3 आ रहा है। P बीच में है इसलिए उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, Q बाहर है इसलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर विद दिस? तो चलिए फिर 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? -1/3, 0 एंड -5/3, 2 ट्राइसेक्ट्स। तो भाई ये जो अपना पॉइंट है ये ए 1, -2, ये लेट्स से पॉइंट बी अपन ने मान लिया -3, 4, और 2 पॉइंट्स हैं P और Q जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए अपन ये क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AP इज टू PB ये 1/2 हो गया। तो ये जो पॉइंट P है वो AB को डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, Q पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। या तो आप ये भी कर सकते हो कि एक बार P अपन निकाल लिया तो Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो 1 × -3 प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 बोले तो 3, 1 × 4 प्लस 2 × -2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा -1/3, 0। Q के कोऑर्डिनेट्स आप रेशियो 2:1 कंसीडर करके निकाल सकते हो, या तो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। सेक्शन फॉर्मूले का ही स्पेशल केस है इसलिए मैंने जबरदस्ती उसको ऐसा हाईलाइट करके मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लिखवाया है जैसा 10th में करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक वर्ड याद आ रहा है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन टाइप का। तो क्या होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट भाई? कि अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसको P और Q सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, P डिवाइड कर रहा है इंटरनली और Q डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, इस सूरत में P and Q आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। यहां पर ये जो चीज है ये अपने को ध्यान रखनी है, और तुम लोग चाहो तो इसको प्रूव करने की भी कोशिश कर सकते हो। द प्रूफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये है पॉइंट ए, ये लेट से बी, ये क्यू, और यहाँ पे कहीं मैंने बना दिया पी। तो यहां पर लिखा हुआ है 1/AP ये लेंथ प्लस 1/AQ जो ये दूर वाला पॉइंट है ए से। ये बी के साथ ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होता है जो दूर वाला पॉइंट है। ठीक है, पी तो भाई बीच में है ए और बी के, और क्यू जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सो आइदर इट विल बी क्लोजर टू ए और क्लोजर टू बी। तो इस केस में जो फार वाला पॉइंट है उसके लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है 1/AP प्लस 1/AQ, एंड दिस इज इक्वल टू
2/AB। ये आप लोग प्रूव करने की कोशिश करो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रूफ। आगे बढ़ते हैं भाई। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है? 0,21/5। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए भाई, ऐसा है कि पहले तो अपन देखते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो लेट्स से कि द रेशियो इज m/n। -24 is equal to -4m plus 6n divided by m plus n। तो भाई ये रेशियो जो आया है ये आया है नेगेटिव। नेगेटिव रेशियो आने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। हमें फाइंड करना है वो वाला पॉइंट जो कि इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। y कोऑर्डिनेट के साथ भी चेक कर सकते हो कि m/n की वैल्यू यही आ रही है कि नहीं आ रही है। हो सकता है कि भाई ये ट्रिक क्वेश्चन हो, या अगर लैंग्वेज ऐसी आ जाए कि चेक वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो वो तो यहीं से पता चलेगा कि आप पहले x कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग m/n निकाल लो और फिर y कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग m/n निकालो। अगर मैच कर गए तब तो कोलिनियर है, मैच नहीं करे तो वो नहीं है भाई। तो चलिए वो वाला पॉइंट फाइंड करते हैं जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 0,21/5। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल की तरफ। ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ऑब्वियसली आफ्टर वर्टाइसेस। वर्टाइसेस तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, बट अपन वर्टाइसेस की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया है, यहाँ पर ये 3 वर्टाइसेस हैं उसके x1 y1 x2 y2 x3 y3। और ये जो x1 y1 है, चलो इसको अगर मैं बोलता हूँ कैपिटल A से डिनोट करता हूँ, इसको कैपिटल B से डिनोट करता हूँ, इसको कैपिटल C से डिनोट करता हूँ, तो ये वर्टेक्स A के जो अपोजिट वाली लेंथ है BC, वो लेंथ है स्मॉल a के इक्वल। दीज आर वेरी स्टैंडर्ड नोटेशन। वर्टेक्स B के अपोजिट जो लेंथ है वो स्मॉल b से डिनोट कर रहे हैं, और वर्टेक्स C के अपोजिट जो लेंथ है उसको स्मॉल c से डिनोट कर रहे हैं। अब ट्रायंगल में अपार्ट फ्रॉम साइड्स कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी होती है, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई एम श्योर कि ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। उसी के हिसाब से ये सब पॉइंट से लिखे हुए हैं। सेंट्रॉइड डिनोट करते हैं कैपिटल G से। क्या होता है सेंट्रॉइड? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। क्या होता है मीडियन? लाइन पासिंग फ्रॉम द वर्टेक्स विच बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। ये भी हमको पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:1। आई एम श्योर कि ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 + x2 + x3/3, सेम फॉर y। फिर आता है इन सेंटर। व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिलहाल इन सेंटर के बारे में बात करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो ये ट्रायंगल्स के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। इन सेंटर उस सर्कल का सेंटर भी होता है जो सर्कल ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है इंटरनली। एक्सटर्नली भी टच करता है, आई विल एक्सप्लेन। तो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं? ये जो लेंथ है a इंटू इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट, प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, और यही सेम चीज y कोऑर्डिनेट के साथ।
आगे बढ़ते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ये उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। ये जो ए है, ये वाला एंगल ए, ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है ना भाई, थोड़ी थोड़ी याद है ना ट्रिग्नोमेट्री। और ये है एंगल बी, कैपिटल से डिनोट करते हैं, और ये है एंगल सी, वर्टेक्स एबीसी के करस्पॉन्डिंग एंगल एबीसी। ये हो गए ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। उसी तरीके से सरकम सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। सरकम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड नीड नॉट पास फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। सरकम सेंटर की एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है? ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल से पास कर रहा है। ये एक सर्कल अगर मैं बनाऊं जो इन तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा है, तो उस सर्कल के सेंटर को अपन बोलेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को O से डिनोट करते हैं। यहाँ पे गलती से H ही टाइप हो गया है, ठीक है भाई। चलिए, ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स लिस्ट करे हैं हमने, उसमें से ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस। पहली बात तो ये कैलकुलेट करना ही अपने आप में टफ है। ये सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया कि ताकि अपने पास चलो लिखा हुआ तो है कम से कम, है ना, कि ठीक है भाई कोऑर्डिनेट्स होते भी हैं, क्या पता कभी कहीं जरूरत पड़ जाए रैंडमली, विच इज हाईली इम्प्रोबेबल। मुझे तो आज तक इतने सालों में कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। चलिए, तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर हम कभी फाइंड ही नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जैसे जैसे इस चैप्टर में अपन प्रोसीड करेंगे, जब हम स्ट्रेट लाइंस को डिटेल में समझ लेंगे, तब ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर इजीली फाइंड करने के अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। वी हैव अ थिंग कॉल्ड एज एक्स सेंटर। पहले तो बताता हूं कि ये होता क्या है। ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया है और ये साइड्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ट्रायंगल तो यही रहा ABC। अब अगर मैं ये वर्टेक्स A का एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाऊं और ये वर्टेक्स B का एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और यही वर्टेक्स C का एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, समझ गए ना भाई। ये बीच में है, ट्रायंगल के अंदर ही है, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये ट्रायंगल के बाहर है तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इन तीनों एंगल बाइसेक्टर, जिसमें से ये 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हैं और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इसको अपन डिनोट करते हैं I1 से। उसी तरीके से एक B के सामने भी बनेगा, उसको अपन डिनोट करेंगे I2 से, और C के सामने जो होगा उसको अपन डिनोट करेंगे I3 से। तो इन तीनों को I1, I2, I3 इनको बोला जाता है एक्स सेंटर। समझ में आया क्या होता है एक्स सेंटर? एक्स सेंटर वो नहीं होता है जो JEE में आपकी एक्स का सेंटर आने वाला है। लोल, पीजे मार दिया मैंने फिर से एक और मस्त वाला। अच्छा, अभी सर्कल के सेंटर की बात कर रहे थे। इन सेंटर तो इन सर्कल का सेंटर होता है। इन सर्कल क्या होता है? जो तीनों साइड्स को टच करता है इंटरनली। अब ऐसे इधर थोड़ी जगह कम है, बट समझो कि एक सर्कल मैंने बनाया बड़ा सा, जो ये BC को भी टच कर रहा है, और इधर ये एक्सटेंडेड AB को और एक्सटेंडेड AC को भी टच कर रहा है। तो वो जो सर्कल होगा उसके सेंटर को अपन बोलेंगे एक्स सेंटर। वैसे ही एक सर्कल इधर भी बनेगा, वैसे ही एक सर्कल इधर भी बनेगा। एक्स सेंटर I1 के लिए ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट से मिलता जुलता ही है, बस यहां पर ये माइनस साइन A के साथ आ जाएगा। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स यू कैन थिंक कि I2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C। समझ गए भावनाओं को? क्लियर विद दिस? क्या होता है एक्स सेंटर, क्या होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्या होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर,
क्या होता है सर्कल विच इज टचिंग ऑल द साइड्स इंटरनली एक्सटर्नली। भावनाएं समझ में आ गई ना भाई। आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें ऐसी है जो आप लोगों को याद रखनी है। पहले जितनी भी थ्योरी मैं बता रहा हूं आज, वो सब एक बार जरा ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चंस तो आपको इस पे डीपीपी में मिल जाएंगे। दे विल बी वेरी सिंपल प्रोवाइडेड यू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। इनकी शायद अभी जरूरत नहीं पड़े, बट जब पड़ेगी तब यूज करेंगे। तो भाई सेंट्रोइड और इनसेंटर जो होते हैं ना, वो ट्रायंगल के हमेशा अंदर ही होते हैं। अगले वाले पॉइंट को पढ़ते हैं तो ये ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सरकम सेंटर क्या होता है कि अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तब तो अंदर होगा, अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तब तो सरकम सेंटर बाहर होता है। ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि ये तो पता है बचपने से कि एंगल इन द माइनर आर्क इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ये जो मेजर आर्क है उसमें जो एंगल होएगा वो एक्यूट होगा। तो अगर मैं ऐसा इको ट्रायंगल बनाता हूं, ये एंगल तो ऑब्ट्यूज है, ये एंगल एक्यूट होगा, बाकी तो एंगल ये दोनों एक्यूट ही रहेंगे। तो ये ट्रायंगल बन रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो इस सर्कल का सेंटर है वो ये ऑरेंज वाले ट्रायंगल से बाहर है। तो सर्कम सेंटर जो होता है वो बाहर होता है इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हिप्पोपोटेमस, क्योंकि तब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, तब ये हाइपोटेनियस डायमीटर बन जाएगी और डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है। समझ रहे हो भावनाओं को। चलिए, वैसी कुछ कुछ बातें ऑर्थो सेंटर के बारे में लिखी हुई है कि एक्यूट के केस में तो ये अंदर ही होगा, ऑब्ट्यूज के केस में ये बाहर हो जाएगा। ड्रॉ करके इजीली दिख जाएगा आप लोगों को। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये जो ऑल्टीट्यूड्स मीट करेंगे वो बाहर करेंगे ट्रायंगल के भैया, तो वो बाहर हो जाएगा। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियसली जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है वहीं पे वो दोनों ऑल्टीट्यूड्स मीट कर रहे हैं, तो यही वाला पॉइंट ऑर्थो सेंटर हो गया। समझ में आया क्या? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ ट्रायंगल। दीज 3 पॉइंट्स विल बी ऑलवेज कोलिनियर। और इनमें भी एक रिजल्ट है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। जैसे सेंट्रोइड मीडियन को डिवाइड करता था 2:1 के रेशियो में, वैसे ही सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को भी डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन केस अगर ये कंफ्यूजन आता है तो मेरे को इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक याद है कि इसको कैसे ध्यान रखना है। ONGC, चलिए G बोले तो सेंट्रोइड, O मतलब यहाँ पर ऑर्थो सेंटर समझ लो और C मतलब सर्कम सेंटर समझ लो। वैसे तो ऑर्थो सेंटर को अपन कैपिटल H से और सर्कम सेंटर को O से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कितने लेटर से 2, यहाँ पर कितना लेटर है 1। तो सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। बजाओ ताली, क्या बेहतरीन चीज बताई है मैंने। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल है, कंफ्यूज हो गए नहीं। अच्छा, ये तीनों तो हमेशा कोलिनियर होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाए तो इन तीनों को छोड़ के वो जो एक चौथा पॉइंट बचा इन सेंटर, वो भी बोलेगा हम भी खेलेंगे नहीं तो गेम बिगाड़ेंगे, तो वो इनके साथ आके ज्वाइन हो जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑब्वियस सी बात है कि चारों के चारों पॉइंट्स सेम होंगे, इक्विलेटरल में सब कुछ सेम सेम सेम। इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो ऑफ, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के बारे में एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी 10th तक के, कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये जो है ये वहीं से आता है। अगर आप चाहो तो प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मेल कर दो या तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। I and IR आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स अभी पढ़ा। IR यहाँ पे मतलब इट कैन बी I1, I2, I3, एक्स सेंटर्स की बात कर रहे हैं। तो इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट।
I1 they are harmonic conjugate, I2 they are harmonic conjugate, I1 I2 हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है, एक I तो फिक्स है, वो I1 I2 I3 वो चेंज हो रहा है। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या है भैया? इसी लाइनें वाइनें बनी हुई है। चलिए पहले तो ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। ये जो बाहर वाली दो पैरेलल लाइन दिख रही है ये तो हो गया मॉड्यूलस। क्यों मॉड्यूलस? ताकि वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव आए। 1/2 चलिए फॉर्मूले का पार्ट है। ये जो अंदर वाली दो लाइंस दिख रही है ना इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इन केस इफ यू डोंट नो हाउ टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट, इसको खोलते कैसे हैं या इसका मतलब क्या होता है, ये तामझाम क्या है, तो डिटर्मिनेंट करके एक पूरा चैप्टर है अपने पास फ्यूचर में, वो अपन आराम से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, इनकेस आपको पता नहीं है तो। चलिए, तो ये ऐसी दो लाइंस मॉड्यूलस टाइप वाली, बट वो मॉड्यूलस नहीं बोलते, उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, दो पैरेलल लाइंस, और ये इस तरीके से इसके एलिमेंट्स है। अब यहां पर ये देखिए इस डिटर्मिनेंट में ये एक और ये दो रो हैं और दो कॉलम हैं। यहां पर 3 रो हैं 3 कॉलम हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं डिटर्मिनेंट में। मैट्रिसेस करके एक चीज होती है जिसमें वो अलग अलग हो सकते हैं, वो भी एक चैप्टर है, बाद में देखेंगे जब देखेंगे। तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, और जितने वो हैं ये डिटर्मिनेंट को बोलते हैं, ये डिटर्मिनेंट उतने ऑर्डर का है। तो ये हो गया अपना ऑर्डर 2 और ये हो गया अपना ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को ओपन करना या एक्सपेंड करना या ये बोलना कि उसकी वैल्यू बहुत ही सिंपल है, दिस इज इक्वल टू, ये a के साथ मैंने ये d को मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने ये c के साथ b को मल्टीप्लाई किया। जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन थिंग्स विल रिमेन एज इट इज। जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। कहां से आता है, क्यों आता है, सब समझाऊंगा जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई AD माइनस CB या BC बोल लो जो आपका मन करे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये मैंने लिख दिया 5 6 माइनस 9 4, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 4 बोले तो 20। एक माइनस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की वजह से, और ये माइनस 9 इंटू 6 दैट विल बी माइनस 54। तो ये आ गया बड़े झन्नाटेदार तरीके से 74। ये हो गया ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। फिर यहाँ पर एक चीज है ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना, जरा समझते हैं। A इंटू EI माइनस HF, नीचे जा रहा है तो एज इट इज, ऊपर जा रहा है एरो तो माइनस आ जाएगा। ये हो गई पहली चीज। फिर B, अब B के साथ एक माइनस साइन आ जाएगा, और ये जो B के कॉलम में एलिमेंट लिखे हैं उनको छोड़ दो, बचेगा क्या, DFGI, तो D इंटू आई, फिर से डाउनवर्ड एरो जा रहा है, साइन विल रिमेन एज इट इज, माइनस GF, तो ये आ गया, बीच में एक माइनस साइन आता है। फिर C, फिर से उसके ये एलिमेंट्स को छोड़ दिए कॉलम वाले, तो DH माइनस EG। ध्यान से एक बार देख लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए, याद रख लीजिए। बहुत बार डिटर्मिनेंट यूज होता है, याद इवेंचुअली तो हो ही जाएगा, बट अभी फिलहाल इसको याद रख लीजिए। आई थिंक कि फिजिक्स में भी अभी तक शायद बता दिया होगा। चलिए फिर 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसकी वैल्यू बताइए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है, ये 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू माइनस 3, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, माइनस बी की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -1, तो माइनस एक फॉर्मूले की वजह से, एक माइनस इसकी वजह से, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 6 माइनस 0 इंटू
-3 प्लस 4 3 इंटू 5 -0 इंटू 2। क्लियर? चलिए एक बार फिर से जरा एरिया ऑफ ट्राइंगल रिकॉल कर लेते हैं कि क्या है। ये वर्टाइसेस हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मॉड ऑलरेडी बता चुका हूं, अंदर वाली चीज डिटर्मिनेंट है। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 7,2 और 1,0। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। हमें सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लेट्स से कि सी के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा। चलिए तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास कि AC इक्वल टू BC है। AC अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, BC भी अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और अगर AC इक्वल टू BC है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो मैं रूट वूट नहीं लगा रहा हूं, टाइम सेव करिए। 3 माइनस अल्फा दी होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस बीटा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा दी होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस बीटा दी होल स्क्वायर। तो यहाँ से ब्रैकेट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल जाएगा अल्फा -3 बीटा इक्वल टू 1। ये आ गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी कि भाई ये एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 10 यूनिट है। चलिए भाई तो क्या है एरिया का फॉर्मूला? सबसे पहले तो ये मॉड्यूलस, इस मॉड्यूलस को भूल न जाना, 1/2। फिर ये डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट बंद हुआ, ये मॉड्यूलस बंद हुआ, ये इक्वल टू 10 आया। किसको x1 बोलना है, किसको x2 बोलना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो वेरिएबल वाली चीज थी उसको मैंने सबसे ऊपर लिख लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन उससे स्पीड अप हो जाता है। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 6 अल्फा प्लस 2 बीटा -26 इक्वल टू 10। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया 6 अल्फा प्लस 2 बीटा -26 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। ये हो गई इक्वेशन 2। एक बार ये इक्वेशन और ये प्लस साइन के साथ लो, आपको अल्फा और बीटा का एक सेट मिल जाएगा। फिर ये इक्वेशन और ये माइनस साइन के साथ लो, आपको दूसरा सेट मिल जाएगा। अगर ये मॉड लगाना भूल गए तो ऑब्वियसली आपको एक सेट ऑफ आंसर ही मिलेगा जो कि ऑब्वियसली इनकम्प्लीट है। आंसर ये है, सिंप्लीफाई करके वेरीफाई कर लो। आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सी चीज लिखी हुई है, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास चेक करने का, ये भी एक तरीका है कि अगर 3 पॉइंट्स को चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर मतलब उनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो मतलब वो जो ट्राइंगल मान के रखा है हमने उसका एरिया कितना होगा? 0। तो दैट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। एन साइडेड पॉलीगॉन तो एन वर्टाइसेस, ये वर्टाइसेस अपन ने लिख लिए। तो ये जो एरिया है वो इस तरीके से है। ये जो आउटर मोस्ट है डंडे, ये मॉड्यूलस है, बीच में ये सब डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में किसी इंडिविजुअल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि वर्टाइसेस आर टू बी टेकन इन ऑर्डर। यूजुअली तो एग्जामिनर आपको ऑर्डर में ही देगा, बट अगर वो ब्लफ कर रहा है जैसा कि मैं करने वाला हूं अगले क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है कि पहले वर्टाइसेस को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करके देखना है।
नॉट प्रिसाइजली टू द स्केल, बट एक रफ आइडिया लगाने के लिए कि भाई किसके बाद कौन सा वर्टेक्स आना चाहिए टेक्निकली पॉलीगॉन कंप्लीट होने के लिए, और फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। चलिए फिर ये बात समझ में आ गई तो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 97। जिन लोगों का ये आंसर नहीं आ रहा है, या तो उन्होंने ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा या तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। दोनों ही सूरत में देख लीजिए कि कैसे इसको हैंडल करना है। Four comma 3 will be somewhere here. Minus 5 comma 6 will be somewhere here. 0 comma minus 7 इकडे 3 comma minus 6 इकडे। एज यू कैन सी आई एम नॉट प्लॉटिंग इट प्रिसाइजली टू द स्केल, बट थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई 3 comma minus 6 को सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट कर लिया, इतना भी भंड होके काम नहीं करने का। -7 comma -2 विल बी समवेयर हियर। तो एज आई सेड कि मैं ब्लफ करूंगा। अब ऑर्डर जो है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज लो, जैसी आपकी मर्जी हो, बस ऑर्डर ध्यान रखना है। कहीं से भी स्टार्ट करो, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आगे की चीजें तो आप लोग इजीली समझते हो। तो एरिया आ जाएगा जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है। ये देखिए x1 y1 फिर x2 y2 फिर x2 y2 x3 y3, आखिरी में xn yn x1 y1। साइक्लिक ऑर्डर है। ठीक है भाई, चलिए सबकी वैल्यू जरा फटफट कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 97। क्लियर? पैकअप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।